सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप बात करो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में, वो होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। 1993 के अंदर, ठीक है, ईयर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बट टाइम एक्जैक्टली वही है, 93 के आसपास का ही है। उस टाइम पे वो रोबोट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम करता था। आप उसको एक बार बता दो कोई टास्क कैसे करना। नमस्कार दोस्तों। आज का ये पॉडकास्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं, आप उनके एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। जब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो उन्होंने फेस किए हुए थे। कैसे उन चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया, आपको ये जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अगर एक फ्रेशर हो तो क्यों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल कंपनीज के अंदर, इंटरव्यू में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, रिज्यूमे आपको कैसे बनाना चाहिए, इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये आपको जानने को मिलेगा। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो और मेरे को बताओ कि यार आप लोगों को किस तरीके के टॉपिक्स पे बातें सुनना करना पसंद है। विल डेफिनेटली ब्रिंग द गेस्ट एंड विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर विद दिस। लेट्स एंजॉय द शो नाउ। सो विशाल, आपका स्वागत है कोडग्राम यूट्यूब चैनल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू गिव योर टाइम एंड हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विशाल आपके इंट्रोडक्शन से, और आप आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, किस कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में आपका डेजिग्नेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पंकज, मेरे को अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम विशाल कुमावत है एंड मैं करंटली जयपुर से हूँ, ठीक है। और जयपुर के अंदर मैं ज़ीबिया कंपनी है जो कि इंटरनेशनल है, काफ़ी जगह के ऊपर है इसके ऑफिसेस, तो मैं उसमें काम करता हूँ। तो मैं लोकल हूँ, यहाँ मैं जयपुर से लोकल हूँ। मैंने यहीं से बीटेक करी है और उसके बाद मैंने ज़ीबिया के अंदर अपनी जॉब शुरू करी है और करंटली मैं वहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मेरे को 1.58 ईयर्स हो चुके हैं ज़ीबिया में काम करते हुए। नवंबर में मेरे को बेसिकली 2 साल हो जाएंगे। तो ये था मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस विशाल। सो विशाल, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे क्या कि जैसे आपने बताया आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो कई फ्रेशर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अगर हम फ्रेशर हैं और हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो उनको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए या क्या आपकी उनकी अप्रोच होना चाहिए। क्या उनको किसी यूट्यूब चैनल पे जाके वो पूरी चीजें समझना अच्छा रहेगा या किसी सोर्स से, किसी मेंटर से वो चीजें समझना अच्छा रहेगा। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इसके बारे में। ओके, सो यार इसके लिए सबसे पहले पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना ओके, है, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट अगर आपका ये चीज़ क्लियर है कि हाँ मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, जो कि सो अब अगर अपन बात करें तो जनरली वो बड़ी कंपनीज होती है, फैंग कंपनीज, ठीक है। तो अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यार वो कंपनी जो होती है वो आपका कोर डीएसए मांगती है, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजीज़ बनानी होती है, वो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब नई टेक्नोलॉजी बनानी है तो वहाँ पे फिर आपको फंडामेंटल चीज़ें चाहिए कि किस तरीके से आपका लिंक लिस्ट काम करता है, एरे काम करता है, या कोई नई चीज़ आपको बिल्ड करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपको हार्डकोर डीएसए चाहिए और वहाँ पे आपको डीएसए बहुत इन डेप्थ लेवल का चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो। तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है क्या। तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे चीज़ें कैसे डिफरेंट हो जाती है कि अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूट्यूब पे कोई भी आपको एडवाइस नहीं दे सकता है, वो चीज़ वहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो पहली चीज़ आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, जिसको अपन बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके बेसिक एरे स्ट्रिंग आ जाता है, वो नॉट डीएसए लेवल का, बट जो बेसिक होता है कि मैं आपको बोल दूँ कि यार एरे के साथ आपको ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उतना नीचे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको अच्छे खासे ऑपरेशन आने चाहिए जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं, वो डीएसए का पार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में, वो होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। आप चाहे वेब डेवलपर हो, चाहे आप ऐप डेवलपर हो, आप किसी भी फील्ड के पर्सन हो, अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना आता है तभी आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा सकते हो, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी प्रोजेक्ट ही बनाएगी, वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ये पता होना चाहिए अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करो तो डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। आपने डेटाबेस से डेटा उठा लिया, अब आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो फिर आप डेटाबेस के साथ वापस उस डेटा को कैसे अपडेट करोगे, सही है।
अगर आपने कुछ ऐसा कनेक्शन बना रखा है कि अगर आप मैं बात करूँ तो वेब सॉकेट कनेक्शन बना रखा है, तो आपकी एप्लीकेशन जैसे क्लोज हो तो डेटाबेस का कनेक्शन भी क्लोज होना चाहिए। ये सारी फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। करेक्ट। और एक जो मैं टिप देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी को काम कर रहे हो, तो रादर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करो, आप अपने कॉलेज के सीनियर से पूछो जिसका प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि वही आपको एग्जैक्टली राइट। बताएगा कि यार अपने कॉलेज में जो कंपनीज आएंगी वो क्या पूछती हैं, किस लेवल तक पूछती हैं, हम्म। और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछती हैं। बहुत बढ़िया। राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल सेड विशाल। और इससे मैं भी बिल्कुल पूरी तरीके से ताल्लुक रखता हूँ कि यार मतलब मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, आए दिन हम लोग फ्रेशर्स के एक्सपीरियंस के 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों के हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं। और जो आपने बोला हुआ है वो बिल्कुल एकदम सही है कि यार कोई भी बंदा आ रहा है तो हम एज एन इंटरव्यूअर है ना, हम ऐसे क्वेश्चंस लेके नहीं बैठते हैं कि मेरे को ये 4 क्वेश्चंस पूछना है। जनरली हम ये पूछते हैं कि यार तूने भाई प्रोजेक्ट कौन सा बनाया हुआ है, और जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है जो भी वो बोल रहा है, तो एज एन इंटरव्यू मैं उससे वही बोल रहा हूँ कि यार चल ठीक है, तूने डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाया तो मेरे को बता डेटाबेस कनेक्शन कैसे लिखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड concept, a very good thing. एंड गाइज, अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे से पिक करना चाहिए। विशाल ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हैं एंड ही इज बेसिकली वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। तो जो उनसे इंसाइट्स मिल रहे हैं, दीज आर द रियल टाइम इंसाइट्स दैट यू शुड टेक फ्रॉम हियर। ओके, सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। विशाल, एक चीज और बताओ यार कि जैसे आपने बताया कि यार आप एक इनिशियली आपने एक कंपनी में ज्वाइन करा, आपको 1.5 साल हो गया काम करते हुए। जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे यार आपको, राइट? तो थोड़ा हम्म। चैलेंजेस के बारे में बताओगे क्या, ताकि हमारी जो ऑडियंस है या जो भी इसको सुन रहे हैं वो उन चीजों के लिए पहले से रेडी हो जाए कि हाँ यार इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, दीज आर व्हाट द थिंग्स दैट आई शुड इन एडवांस शुड डू दिस पर्टिकुलर ओके, सो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चैलेंज की मैं बात थिंग। करूँगा वो होता है लैंग्वेज का। ओके। मतलब मैंने जितना मेरे कॉलेज लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने सुनी थी, मेरे खासकर जो मेरे साथ के जो बैचमेट्स थे वो बोलते थे कि यार मैं डेवलपर हूँ, मेरे को इंग्लिश सीख के क्या करना है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हर कोई बोलता था। राइट। तो कंपनी में जाते ही मुझे एक चीज़ समझ में आई, देखो मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जब आपको 1 से 1.5 महीने बाद वो आपको प्रोजेक्ट पे डाल देते हैं, एज एन शेडो रिसोर्स, चाहे वो करेक्ट, आपको डाल देते हैं, ठीक करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट। अब मेरा जो क्लाइंट है वो यूएस बेस्ड है, हम्म। ठीक है, या बाहर का है, तो उसको इंग्लिश आती है, सही है। अब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और अगर स्क्रम मैनेजर और अगर बाहर का ही, अगर उनकी जो अगली कंपनी है उसी की तरफ से जो जिनका प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। कैसे? अब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ रिक्वायरमेंट लेनी है कि यार ये चीज़ आप करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन सी एपीआई होगी या क्या वैलिडेशन होगा, सही है। हम्म। अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक फॉर्म बनाया जिसमें आप यूज़र नेम डालते हो और अपना पासवर्ड डालते हो, सही है। करेक्ट। तो अब वहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि मेरे को स्ट्रिक्ट है कि मैं जो मेरा जो यूज़र नेम का कॉलम है उसमें सिर्फ यूज़र नेम ही डालूंगा, मैं वहाँ पे ईमेल नहीं डाल सकता हूँ, हम्म। मोबाइल नंबर नहीं डाल सकता, एग्जांपल लेते हैं ऐसा। तो अब वहाँ पे अगर अगला यूज़र उसने ईमेल आईडी डाल दी तो मेरे को क्या टेक्स्ट दिखाना है, वो ऑब्वियस चीज़ है, मैं स्क्रम मास्टर से पूछूंगा, करेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट वही बनवा रहे हैं, वही वही लीड कर रहा है। तो अब वो चीज़ मेरे को पूछनी है तो मेरे को अच्छे से आनी चाहिए इंग्लिश की, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से आप उसको डिलीवर कर पाओ। सेकंड चीज़, वो क्या बोल रहा है ये भी आप अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग अपनी तरह वाली इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो प्रॉपर एक्सेंट में बोलते हैं, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो एज एन डेवलपर भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से कंपनीज कम्युनिकेशन पूछती है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, किसी भी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है हम्म। मतलब फालतू में हम्म। देने के लिए आपको पहले 1 साल कंपनी में रखे, आपको पैसे देते जाएगी, चलो कोई बात नहीं, कंपनी में सीखते जाओ सीखते करेक्ट। जाओ। कंपनी सिखाती है लेकिन वो इतना ही सिखाती है कि हाँ ठीक है अब आप काम करने लग जाओ। हम्म। तो फर्स्ट चीज़ तो कम्युनिकेशन की थी, ठीक। करेक्ट। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से आई थिंक मेरे को इशू हुआ वो था एनवायरनमेंट। मेरे को पता ही नहीं था कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करते हैं, सही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है। कॉर्पोरेट के अंदर जैसे एक स्कूल कॉलेज में बहुत एक मैंने नॉर्मल चीज़ देखी, वो क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ आ रही होती है ना, ठीक है, तो भी आप किस तरीके से बिहेव करते हो कि मुझे नहीं आता है, ताकि आपको थोड़ी सिंपत्ति मिले, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले, करेक्ट। ठीक है। तो ये सबसे गलत चीज़ है जो आप कॉर्पोरेट में कर सकते हो, ठीक है। आपको जो काम दिया गया है आपको उसको टाइम पे ख़त्म करना है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। वो कहा जाता है कि आप टाइम से पहले खत्म कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा टास्क मिल जाएगा, ठीक है। आप टाइम से पहले मत खत्म करो, लेकिन टाइम पे खत्म होना चाहिए वो, करेक्ट। ठीक है। अगर वो टाइम के बाहर जा रहा है और आप बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं था ये कैसे करते हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको बैकलैश करेगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी,
और यही रीज़न कि बहुत सारे लोगों को पीआईपी पे डाल दिया जाता है। मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको आता है, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़े, हमको पता उसको आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी पीआईपी है। क्यों? वो इसी चीज़ की वजह से है, क्योंकि कॉलेजों में यही होता है कि वो टीचर्स, वो एक बात कही जाती है, अगर आपको आता है तो भी टीचर को ऐसे बिहेव करोगे, नहीं आता ताकि टीचर को थोड़ा ऐसा लगे, वो एक होता ही है ना। करेक्ट तो वो करेक्ट चीज़ करेक्ट। आप सबसे गलत कर सकते हो अपने हम्म अपने साथ, ठीक है। और सेकंड चीज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वही है कि अपन अप टू डेट नहीं रहते हैं कंपनी में जाने के बाद। हम्म। अपन थोड़ा ऐसा हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्लेसमेंट तो हो ही गया, ठीक है, अब क्या ही दिक्कत है, ठीक है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो मेरे हिसाब से आज के फ्रेशर का सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है उसने, कि कंपनी में जाऊंगा 6 महीने बाद स्विच कर लूंगा। अगर ये माइंडसेट लेके करेक्ट। कंपनी में घुसे हो तो आपका कॉर्पोरेट करियर चालू होने से पहले खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मैं देखता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बोलते हैं कि 1 साल काम करो, 6 महीने काम करो, फिर छोड़ हम्म। दो। यार 6 महीने में तो काम सीखते हैं करना क्या है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही है। तो अगर आप 6 महीने में स्विच कर लोगे फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगली कंपनी वाला पूछेगा कि आपने वहाँ पे क्या काम किया, आप बोलोगे मैंने ये काम किया, तो उसको भी पता है यार, वो भी अगला बंदा है, वो भी कंपनी रन कर, या उनको पता है कि यार 6 महीने में तो बंदा काम करना सीखता है। हम्म। काफी कंपनीज तो हैं जो आजकल कम से कम 2 महीने 3 महीने के तो सिर्फ ट्रेनिंग ही दे रही हैं। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। वेरी गुड विशाल। तो ये यहाँ पे जो विशाल आपने पीआईपी एक शब्द बोला हुआ था, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको भी इलाबोरेट कर देते हैं कि यार पीआईपी का मतलब क्या है, क्योंकि अ, जैसे कोई भी एक बच्चा है जो आज कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसको शायद समझ में नहीं आएगा कि यार ये पीआईपी मतलब क्या। तो पीआईपी, गाइस, पीआईपी का मतलब ठीक, होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। आप कुछ समय तक काम करते हो, आपने कंपनी में आपको कुछ काम दिया गया है, परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम आपका रिव्यू किया जाता है, एंड इन केस अगर आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी ऐसा नहीं कहती कि यार कल को आपको बोल देगी कि यार कल से मत आना। बेसिकली वो आपको एक समय देती है। हर कंपनी का अपना अपना अलग एक स्ट्रक्चर होता है। कोई किसी के पास में हो सकता है 1 महीने का पीआईपी प्लान हो, किसी के पास में 2 महीने का, 3 महीने का, तो वो अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको एक प्लान में डालते हैं। एंड अगर आप वहां पे परफॉर्म अच्छा कर देते हो तो देन आपका जो जॉब है वो कंटिन्यू होता है। अदरवाइज यू विल हैव टू स्टैक योर जॉब इन दैट पर्टिकुलर केस। सो ये बेसिकली विशाल का मतलब था यहाँ पे पीआईपी से रिलेटेड। एंड काफी अच्छी चीजें आपने बताई विशाल इसमें कि यार एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। एंड जो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक शब्द आता है विशाल, जो आप बता रहे हैं उससे रिलेटेड, कि यार एक ओनरशिप होना। मतलब आप भी एक कंपनी में, आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उसकी ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। इफ आई एम taking the ownership of that particular job, I will be taking care of each and everything in my life. So that is really very very important. And yes, what you have said, it is very very well कि यार कॉर्पोरेट एटिकेट सिखाए जाते हैं कंपनीज के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल के बारे पे बहुत जोर दिया जाता है। आजकल जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल ही चेक किया जा रहा है बंदे का। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, यू विल बी द रिजेक्ट केस इन द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ। मतलब एचआर ही आगे नहीं जाने देगा टेक्निकल राउंड के लिए। सो दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अगर कोई भी ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट देख रहा है एंड अगर आप अभी कॉलेज में हो और आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं यार ठीक है, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ और वो सारी चीजें हैं, मेरा सब हो जाएगा, सो इट इज नॉट यार। इंग्लिश यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू लर्न। दैट इज द डिमांड ऑफ द टुडेज वर्ल्ड इन आईटी। ओके। और उसका रीजन भी आपको विशाल ने बताई है कि यार क्यों ऐसा होता है। सो विशाल, ठीक है यार, बहुत अपन ऐसे इन जनरल तो अपन ने बात करी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी फेवरेट लैंग्वेज या फ्रेमवर्क कौन सा है? क्योंकि इसके ऊपर भी मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डेफिनेटली व्यूअर्स के लिए आपसे पूछूंगा, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। बट आप कोई फ्रेमवर्क या लैंग्वेज के बारे में अगर बात कर पाओ तो। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ऐसा मैं मेजर फैन तो किसी लैंग्वेज का नहीं हम्म हूँ अब तो, ठीक हम्म। है। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रोग्रामिंग, मतलब जब मैंने कॉलेज वगैरह में शुरू करी, तब मेरा फर्स्ट लव जावा थी। ओके और उसका रीज़न ये था कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज थी, जब भी मैं उसको देखता तो मुझे पता चल जाता था किधर क्या हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने कोड भी जावा में किया है, ठीक ओके है। ओके। और मैंने जैसे बताया कि मैं ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा हूँ, तो मैंने ऐप डेवलपमेंट की शुरुआत भी जावा से ही करी थी, ठीक है। और जावा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे, मतलब एक जो सबसे बड़ा फैक्ट था जिसकी वजह से मैंने जावा शुरू करी, या कह सकते हो कि जावा मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, वो ये था कि ऑब्वियसली सब लोग शुरू शुरू में कॉलेज में वेब डेवलपमेंट पे पढ़ते हैं, जैसे आपको भी पता है। हम्म तो मेरे वेब डेवलपमेंट समझ में आया नहीं। एंड मैंने कहीं से सुन लिया है ये चीज़, और मैंने बाद में चेक भी करी कैसा है, कि यार आप चाहे कितना ही कर लो, कि मन स्टैक कर लो, आप जावास्क्रिप्ट कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन जो इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है आईआरसीटीसी, हम्म। वो स्प्रिंग बूट में लिखी हुई है, स्प्रिंग बूट जावा का है। करेक्ट
फिर मैंने एग्जैक्टली जावा को पहचाना। जावा जावा सबसे सिक्योर लैंग्वेज है, पहली चीज़, ठीक है। अगर अपन बात करें, मतलब ठीक है कुछ लैंग्वेजेस हो सकती हैं, बट ओपन सोर्स लैंग्वेजेस में जावा सबसे सिक्योर है, ठीक है। तो इस वजह से मैं जावा का फ़ैन हुआ। और करंटली तो मैं मोटा मोटा 1.5 साल से तो मैं फिर कॉटलिन पे काम कर रहा ओके हूँ, क्योंकि कॉटलिन आप कह सकते हो कि जावा का एक नया वर्जन है, ओके ठीक है। ओके आप जो काम जावा में करते थे वो सारे आप कॉटलिन में कर सकते हो। कॉटलिन में कुछ बस आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, बट माय फर्स्ट लव इज जावा। ओके ग्रेट। सो मतलब आप अभी मोबाइल डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट के तरफ इंक्लाइंड हो आप ज्यादा, ऐसा? हाँ, ओके बिल्कुल। ओके ग्रेट। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे विशाल ने जो आपको बताया हुआ है, देखो क्या होता है डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके की चीजें चलती है। मतलब एक वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, और भी अलग तरीके की चीजें हैं। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देता हूँ कि यार जो मैं फ्रेमवर्क के बारे में मैं विशाल से बात कर रहा था, आज कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होती है या कोई भी वेबसाइट डेवलप होती है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोर जावा पढ़ लोगे और काम हो जाएगा। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, आज आप कॉलेज में होगे, आप कोर जावा को ये समझते होगे कि यार सब कुछ कोर जावा है, ऐसा नहीं है। जब आप मार्केट में आओगे तो आपको डेफिनेटली कोर जावा के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझना पड़ती हैं, तभी जाके एक सॉफ्टवेयर आप बना पाते हो। तो उसके लिए फ्रेमवर्क्स लगते हैं। तो अगर आप आपके करियर को बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो गाइस, आज मार्केट में बहुत डिमांड है, बट सही बंदे की कमी है आज। तो आप वो सही बंदे हो कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आज अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो आप डिसाइड करो कि यार किस डायरेक्शन में आपको जाना है। एंड विशाल जैसे कई ऐसे मेंटर्स हो सकते हैं यार जो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। सो विशाल एक चीज और बताओ यार कि जैसे आप अभी कोटलीन के बारे में बात कर रहे थे, आपने बोला कि यार जावा मेरा फर्स्ट लव था, राइट? अब इवन आप जब कोटलीन में आए या आगे अभी और भी दूसरी चीजें आएंगी, आप अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हो? क्योंकि जितना मैंने देखा हुआ है टेक्नोलॉजी को हर 2-4 महीने में चेंज हो रही है। सो हाउ डू यू अपडेट योरसेल्फ? ओके ओके सर, इसमें 2-3 तो बेसिक स्टेप्स हैं और कुछ मेरे पास टिप्स हैं, ठीक है, जो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो मोबाइल के बिना आजकल कोई भी कहीं बाहर भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप जाओ गूगल के ऊपर, आप गूगल के ऊपर ट्रेंड्स के अंदर आते हैं, पहली चीज़ आप वहाँ पे सेट करो कि आपका किस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हो। पहले आप वो सेलेक्ट कर लो, तो ओके। वो आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है जब भी उस टेक्नोलॉजी में कुछ भी नया आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 90% बंदों को ये नहीं पता होगा कि अब आप जावा का जो मेन फंक्शन होता है ना उसको वॉइड मेन करके रन कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 21, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे कैसा पता चली, तो क्योंकि मैंने गूगल के ऊपर जितने भी ट्रेंड्स होते हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर रखा था। आप इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, सब रील्स देखते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप अपने मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर आप अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे आते हैं आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है। आप वहाँ से अपने आप को रख सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जावा के, अगर मैं जावा की स्पेसिफिक बात करूँ तो जावा के साल में 2 बार नए वर्जन आते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक फैब के आसपास आता है, एक सितंबर के आसपास आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ इस टाइम के आसपास नया वर्जन आता है, तो आपको क्या करना है, बस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करने की, हाँ पुराना वर्जन था अब नया वर्जन है तो क्या चेंज हुआ, ठीक है। उसके अलावा एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा सबके लिए वर्क करेगी, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज वर्क। देखो अपन स्पेशली जितने भी इंडिया में जितने भी बंदे हैं ना, इंडिया के जितने भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा महीना 15 दिन पीछे रहते हैं फॉरेन डेवलपर्स से कुछ भी नई चीज़ को अडेप्ट करने के लिए, करेक्ट सही है। करेक्ट। तो आप लिंक्डइन के ऊपर जाओ और जितने भी बाहर के फॉरेन के क्रिएटर्स हैं, ठीक है, क्रिएटर्स कह लो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कह लो आप, ठीक है, उनको फॉलो करो। वो ऐसी चीज़ हमेशा डालते रहते हैं कि यार ये नई चीज़ आई है। और ये जो चीज़ है, ये स्पेशली लिंक्डइन वाली फॉरेन क्रिएटर्स को फॉलो करने वाला, ये मेरी लाइफ में बहुत इस चीज़ ने हेल्प करी है, ठीक है। मैं जब भी लिंक्डइन खोलता हूँ तो मेरे पास अब ऑब्वियस चीज़ आई एम नॉट लुकिंग फॉर करंटली फॉर ए जॉब, तो मेरे पास जॉब के पोस्ट कम आते हैं, मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा आती है कि अच्छे इस लैंग्वेज में ये नई चीज़ आई है। इवन एक और चीज़ जो मैंने लिंक्डइन से ही सीख ली कि यार कोड को बेटर ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। जैसे कुछ टेक्निक्स थी जो मैं यूज़ किया करता था कोड लिखने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पे एक पोस्ट देखी इंग्लिश क्रिएटर्स की कि यार आप ये चीज़ मैंने देखी है कि आप ये चीज़ करते हो, इसकी जगह ये आप बेटर ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो, जो कि यूज़फुल भी लगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से मेरे लिए हमेशा वर्क करी है कि पहली चीज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब आपकी टेक्नोलॉजी में कब अपडेट आ रहा है। और सेकंड चीज़ लिंक्डइन पे अच्छे लोगों को फॉलो करना है, स्पेशली इंग्लिश क्रिएटर्स को। तो ये चीज़ मेरे लिए हमेशा वर्क करी। बहुत बढ़िया। मतलब मैंने ये चीजें विशाल कई लोगों से पूछी है, ये क्वेश्चन मैंने कई लोगों से पूछा है, बट मैंने आपका जो एक आंसर सुन रहा हूँ ना मैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट और वो बहुत प्रैक्टिकल है। जो आप बता रहे हो वो बहुत प्रैक्टिकल है कि गूगल ट्रेंड्स के बारे में अपन बात करते हैं कि यार
नए ट्रेंड्स कैसे पता चले, करंट ट्रेंड कैसे पता चले। तो जो आपने बात बताई ये बहुत ही अच्छी है। अपन गूगल ट्रेंड्स को देख सकते हैं, लिंक्डइन को अपन फॉलो कर सकते हैं जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके लिए। सो लगता है कि आप यार बिल्कुल एकदम रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मतलब, और आप मार्केट से बिल्कुल सही चीज पकड़ पा रहे हो उस चीज में। वेरी गुड। अच्छा, विशाल एक चीज और बताओ। अभी जो है ना, मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है, आया है, मतलब काफी सालों से ही चल रहा है, ये भी AIML करके सब बोलते हैं। और AIML में क्या है, आज जैसे मैं भी देखता हूँ, काफी बच्चों के मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, तो पहले ये था आज से 3-4 साल पहले कि यार हमारे को जावा के लोग मिलते थे, बच्चे जावा की तरफ इंक्लाइंड थे सीखने के लिए। आज ये हो रहा है कि यार हर 10 में से मेरे को 8 बंदा जो है ना AIML की तरफ मिलता है। तो उनके, मतलब मेरा ऐसा सोचना है या मेरा ऐसा मानना है कि क्या AIML सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को रिप्लेस कर देगा, या उसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जॉब्स की कमी आ जाएगी। ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ जनता में आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपका इस पे क्या थॉट प्रोसेस है? ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिप्लेस करने का तो आंसर ये है, आप किसी भी चैटबॉट के ऊपर चले हम्म, जाओ, ठीक है, जो भी ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी जानते हैं, जेमिनी जानते हैं, उसके ऊपर कोई ढंग का सा क्वेश्चन पूछ लो, वो एंड में एक लाइन लिख के देता है कि ये एक चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है, मतलब एक चैटबॉट का रिस्पॉन्स है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इसको यूज़ करना। करेक्ट। ठीक वेरी है, गुड। हम गारंटी नहीं लेते हैं कि ये काम करेगा। वेरी गुड। ठीक। हम्म, अब जहाँ तक रही बात ये सब चीज़ें होने की, तो देखो, मैं जब मेरी बीटेक में था तो उस टाइम पे एक टूल आया था गिटहब को पायलट। हम्म, हम्म, ठीक है, उसकी खास बात क्या थी कि आप VS कोड में हो, आप वहीं पे कमेंट लिख दो और वहाँ पे मतलब एक लाइन लिख दो कि आपको करना है क्या, उसको कमेंट कर दो, वो कोड आपको सजेस्ट कर हम्म, देगा। ठीक। तो वो एक तरीका था कोड लिखने का। उसके बाद ये चैट जीपीटी वगैरह है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक ब्राउजर के विंडो के ऊपर आप जाओ, वहाँ पे टाइप करो, फिर आपको कोड सजेस्ट करेगा। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से गिटहब कोपायलट वाज बेटर। हम्म, सही है, हम्म, और वो पहले आया था, तो मेरी उसके बाद भी जॉब लगी। हम्म, हम्म, ठीक है, अब उसके बाद ये चैट जीपीटी वगैरह आया, हम्म, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मेरे हिसाब से वो टूल बेटर था कि मेरे को ब्राउजर की, सॉरी, जो VS कोड में ही मेरे को सॉल्यूशन देते थे, तो मेरे लिए वो बेटर था। तो वो हम्म, बेटर आने के बाद ही मेरी जॉब कैसे लगी, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर आप किसी भी हिंदी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो हम्म, ना, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर स्पेशली मैं AI के नाम पर बात करूँ तो, ठीक है, अभी AI का सीन कुछ ऐसा है कि AI अभी इस चीज़ के कैपेबल ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दे। हम्म, ठीक हम्म, है, AI एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर है इसमें, बट एज ऑफ नाउ इस चीज़ के कैपेबल नहीं है, क्योंकि यार देखो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं चैट जीपीटी को आए हुए। करेक्ट। हम्म, होना होता तो कुछ हो जाता। हम्म, ठीक है, रिसेशन की जहाँ तक जो जॉब्स नहीं मिल रही उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कोरोना में ओवर हायरिंग हुई थी, वही रीज़न है। हम्म, ठीक है, आप AI का तो उठा के देख लो, आप मेरे से पहले से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, आपने जब शुरू किया था तभी कुछ ना कुछ आया था कि हाँ AI में ये चीज़ नहीं आ गई, ये करेक्ट। चीज़ नहीं आ हम्म, गई, ये चीज़ नहीं आ हम्म, गई है। हम्म, तो वो AI कभी रिप्लेस कर ही नहीं हम्म, सकता है हम्म, यार, क्योंकि वो, अब देखो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या होता है AI का, अगर आप मशीन लर्निंग मैंने थोड़ी सी पढ़ी है मेरी बीटेक के हम्म, अंदर, मतलब थोड़ी और भी पढ़ी थी मैंने अपने एडिशनली, बट इतनी सबने पढ़ रखी होगी कि भैया मशीन लर्निंग किस चीज़ के ऊपर काम करता है, कि वो डेटा के ऊपर ट्रेन होता है, फिर प्रिडिक्शन करता है, करेक्ट। और डेटा क्या होता है जो प्रीवियसली हो चुका है। हम्म, तो जो अब तक हुआ ही, अब अगर अपन बात करें कि प्रोग्रामर्स को रिप्लेस करने के हम्म, लिए, प्रोग्रामर को रिप्लेस करने के लिए AI इस चीज़ के कैपेबल होना चाहिए कि जो फ्यूचर में होने वाला है ना, हम्म, उसको वो प्रिडिक्ट करेगा उस डेटा के ऊपर। तो जिस चीज़ का डेटा ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि वो करेक्ट। तो फ्यूचर है, वो तो अभी तक हुआ ही नहीं, करेक्ट। तो जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है उस चीज़ को कैसे मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन हम्म, देगी, कैसे AI हम्म, प्रिडिक्शन देगी, हम्म, क्योंकि AI काम करती है डेटा को देख कर उसके ऊपर प्रिडिक्शन करना, ना करेक्ट। कि जो होने वाला उसको कैसे देखेगा करेक्ट। AI। करेक्ट। तो प्रिंसिपल ही यहाँ पे उल्टा है, हम्म, तो ये चीज़। इस पे मैं भी थोड़ा सा अपना, मेरा जो व्यू पॉइंट है, विशाल, वो भी मैं बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि अपन जो AIML के बारे में बात कर रहे हैं तो AIML रिप्लेस कर देगा। मैंने ये भी देखा हुआ था कि आज से 6-7 साल पहले जब रिएक्ट आया था, तो लोगों को ये था कि यार हम्म। जावा स्क्रिप्ट में काम होता था, अब रिएक्ट आएगा तो रिएक्ट जो है वो लोगों की जॉब ले लेगा। सेम यही क्वेश्चन जो है ना उस टाइम पे भी आया था, जो AIML पे चल रहा है, सेम यही क्वेश्चन उस समय बोला जाता था। तो मेरा भी मानना यही है कि यार, मतलब कोई एक नई टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज आ रही है तो वो आपका जॉब नहीं ले रही है, बल्कि वो और जॉब क्रिएट कर रही है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड, मतलब, यस, इफ यू हैव समथिंग, अगर आप बताना चाहते हो तो आप बताओ। बट ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन और था, पहले आप बताओ आप क्या बोलना चाह ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे को अचानक से याद आया, एक आई कप करके एक रोबोट आया था 1993 के रहे। अंदर। ओके। ठीक है, ओके। ईयर एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बट टाइम हाँ। एग्जैक्टली वही है, हाँ। 93 के आसपास का ही है। करेक्ट। करेक्ट। तो
उस टाइम पे वो रोबोट रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम करता था। आप उसको एक बार बता दो कोई टास्क कैसे करना, वो उसको रेप्लिकेट कर देता था। ये बात कब की? आज के 30 साल पहले की। ओके। तो उस टाइम पे अगर ये टेक्नोलॉजी थी, और जितना अपन ने 2 साल में सुना कि यार एआई ये कर देगा ये कर देगा, तो 30 साल पहले अगर ये चीज़ होती तो आज तक तो पता नहीं क्या ही हो जाना चाहिए करेक्ट था। करेक्ट। पर वो कुछ नहीं हुआ ऐसा। राइट और उसके अलावा सोफिया के बारे में सबने सुन रखा होगा, राइट सोफिया रोबोट। राइट, सोफिया। यस। इतने टाइम से फिर तो पता नहीं क्या 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 हो जाना चाहिए था। करेक्ट। आप देखो, कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक हाइप बनाई हुई है चीज़ों के लिए। अब उसके बारे में अपन ना ही बात करें तो क्यों वो हाइप बनाई हुई है, क्योंकि वो अपना कंसर्न नहीं है, तो उसके बारे में नहीं बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट ठीक है। राइट राइट। बट आपको समझने की ज़रूरत है। और ऑब्वियस चीज़ है ना यार, देखो जितने भी लोग आपको बता रहे हैं, जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं कि यार एआई एमएल आपकी जॉब ले लेगा, तो यार वहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारी ले लेगा सर, आपकी नहीं लेगा क्या जो ये चीज़ बता रहे हैं? करेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्वेश्चन होना चाहिए यस ना। यस। और एक क्रिएटर, नाम नहीं लूंगा, बट एक क्रिएटर ने एआई एमएल के ऊपर एक ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाया और उसने एंड में बोल दिया, मतलब वो वेब डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था कि आप जो वेबसाइट बनाते हो वो ये चैटबॉट इतनी सी देर में क्रिएट कर लेता है, क्रिएट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अब आप मेरे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के ऊपर आपको 50% का ऑफ है। कोई सेंस है इस बात का? कि मतलब वेबसाइट अगर वो चैटबॉट बना ले रहा है तो फिर सीखने से क्या ही मतलब है, चाहे आप 50% ऑफ दो चाहे 100% ऑफ करेक्ट दो। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी यस ये यस। इसके अंदर। मतलब अपना दिमाग तो ओपन रखना पड़ेगा यार, खुला रखना पड़ेगा। आपका खुद का सोच होना चाहिए हर एक चीज के लिए। अपन किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में हर एक बंदा बैठा हुआ है और वो अपने तरीके से काम कर रहा है। मतलब आपको आंखें खुली रखना पड़ेंगी कि यार कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। दिमाग खुला रखो, समझो चीजों को, एंड देन यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट बेस्ड ऑन योर चॉइस। राइट। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश क्रिएटर को फॉलो करो, क्योंकि अभी एक क्रिएटर है, मुझे नाम ही नहीं याद, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि यार एआई ऐसे ऐसे कुछ कर लेगा। उसके 6 महीने बाद उन्होंने खुद वीडियो बनाया, खुद कहा कि यार मेरी गलती थी, मैंने गलत बोला। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे को गलत, मैंने अजम्पशन लगा ली थी, एआई ने ऐसा कुछ नहीं किया अब तक, 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं करेक्ट होगा। करेक्ट। यस। जब अभी डेविन आया था, किसने वीडियो नहीं बनाया? हम्म डेविन वॉज फेक, सबको पता है फेक है। हम्म कितने लोगों ने वापस वीडियो बनाया कि यार हमसे गलती हो गई, हमने बिना फैक्ट चेक किए वीडियो बना दिया। करेक्ट। तो थोड़ा सा यार हिंदी क्रिएटर्स पे कम फॉलो किया जाए, तो मेरी बेटर प्रेफरेंस है कि हिंदी क्रिएटर्स को थोड़ा कम फॉलो किया जाए, तो लाइफ भी शांत रहेगी और मेंटली और स्टेबल मैं भी तो रहेंगे इसमें आप। ये भी बोलूंगा विशाल कि हिंदी क्रिएटर्स जो हैं आज, मतलब ठीक है, मेरा भी एक चैनल है, मैं एक ऑथेंटिक कंटेंट डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि यार मैं कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ या वैसे सारी चीजें, या किसी दूसरे को छोटा या अपने आप को बड़ा हम बता रहे हैं, वो ना करके जो आप बोल रहे हो इट इज एक्चुअली करेक्ट कि हम अगर इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स को अगर अपन फॉलो करते हैं और हम भी एक ऑथेंटिक कंटेंट अगर डिलीवर करते हैं, तो शायद आज हमें भी उस तरीके से देखा जाएगा, बजाय इसके कि हम सिर्फ व्यूज मेरे बढ़ जाएं या मैं इस तरीके से आगे बढ़ जाऊं। दैट शुड नॉट बी दी गोल बेसिकली। राइट। देखो अब आपके चैनल पे आप देखो ना, आपके चैनल पे अगर अपन देखें तो किसी भी आपने थंबनेल के अंदर ये नहीं लगा रखा कि 1 करोड़ का पैकेज कैसे लो, करेक्ट। 50 लाख का हाँ पैकेज कैसे लो, तो व्यूज नहीं है। हाँ, इनको तो डिस्ट्रैक्शंस भी ऑथेंटिसिटी बोला वाला जाता है। पॉइंट मिसिंग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। वो ऑथेंटिसिटी मिसिंग है। अगर आप हिंदी वाले को फॉलो करो तो एटलीस्ट वो बात सही करे, उनको उनको फॉलो करो। हम्म जो वीडियो के 10 सेकंड में बोल देते हैं कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, हम्म। वो फिर रेड फ्लैग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, अपन ये एआई एमएल से रिलेटेड कुछ एक चीज और समझते हैं, क्योंकि इसको ऑडियंस गलत डायरेक्शन में ना ले ले। क्योंकि हर एक चीज के मैं ये समझता हूँ विशाल, दो पहलू हैं। अगर आज हम भी हैं, आप भी एक डेवलपर हो, आप भी बेसिकली उस एआई एमएल को यूज कर रहे होगे अपने डेवलपमेंट में। जैसे मैं क्या एग्जैक्टली पूछना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले जब हम ट्रेनिंग दिया करते थे, उस समय हमारा अप्रोच ये होता था कि यार जावा में अगर मैंने ये पर्टिकुलर कंसेप्ट बताया हुआ है तो इसके यार 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। हमने बंदे को दिए, उसके लॉजिकल डेवलपमेंट हमने करवाया, बंदे ने वहां पे उसको बनाया। एरे का प्रोग्राम दे रहे हैं, लिंक लिस्ट का दे रहे हैं, कोई सा भी, उसने वहीं पे उसको बनाया, पेपर पेन पे अपना लॉजिक डेवलप किया, उसके बाद उस पर्टिकुलर कोड को लिखा। उसको लिखने में जो मैंने देखा हुआ था कि यार उस बंदे को वो पर्टिकुलर कोड लिखने में कम से कम कुछ नहीं तो यार 2 दिन का टाइम लगता था। बट वो जो 2 दिन उसने लगाए, वो उसके ना जाने कितने कंसेप्ट क्लियर करता था। आज मैं ये देखता हूँ कि ट्रेनर अगर ट्रेनिंग दे रहा है और बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, सो विद इन 5 मिनट्स उसका रिजल्ट आ गया, उसने उसका सॉल्यूशन बना के मेरे को दे दिया। और बाद में पता चलता है तो उसने चैट जीपीटी से पूछ लिया या किसी से पूछ लिया और कोड उठा के चिपका के मेरे को दे दिया, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पीपल इन लॉन्ग रन। तो आज आप जैसे अपने जॉब में भी आईएमएल को अगर यूज करते होगे तो किस तरीके से यूज करते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे आपकी बढ़ सकती है उससे,
तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बताओगे तो हो सकता है कि लोग बाग ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ पाए या देख पाए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपकी बात से शुरू करूँगा। जैसे आपने बताया कि बस AIML से लोग कॉपी करके कोड लिख लेते हैं, करेक्ट। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज की डेट के अंदर फ्रेशर्स क्यों फायर हो जाते हैं विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, इंटरव्यू के टाइम पे सब चीटिंग करते हैं। ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट्स में चीटिंग होती है, इससे पूछ लिया, बगल वाले से पूछ लिया, चीज़ होती है। ठीक है, आप समाओ, ठीक है, कॉलेज में चले गए, सॉरी आप कंपनी में चले गए, वहाँ जाके आपने AIML से कोड लिख के तो दे दिया वहाँ पे, तो अब आप कंपनी में जा चुके हो। वहाँ पे अगर आप ऐसे AIML से कोड लिखोगे और कोड तो आपने चेक किया नहीं, क्योंकि आपको तो लिखना आता नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि फंक्शन करेगा क्या। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा इस लाइन को लिखने से। ठीक है, अगर अपन बात करें, रनेबल इंटरफेस होता है जावा के अंदर एक, सही है। अब आपको पता है कि हाँ साइमल्टेनियसली अगर एग्जीक्यूशन करना था, आप रनेबल को यूज़ कर लो, बट यू डोंट नो कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, कैसे उसका काम करना है। अगर वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है, या अपन बात करें कि रनेबल के रिजल्ट आने से पहले प्रोग्राम खत्म हो गया, तो कैसे उसका हैंडल करना है, कैसे उसकी मेमोरी रिलीज करनी है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता ही नहीं, क्योंकि आपने तो चैट जीपीटी से कोड लिख रखा होगा, तो आपको पता ही नहीं है, तो कंपनी आपको विद इन 6 मंथ्स फायर कर देंगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज की डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग, आप लिंक्डइन पे जाओ, बहुत सारे लोग विद इन 6 मंथ्स फायर हो जाते हैं। तो समझना पड़ेगा, देखो कंपनी को तो भाई आप काम करोगे तो आपको पैसा देगी। करेक्ट। अगर आप ऐसे सर्कस करोगे तो नहीं देगी, वो फायर ही करेगी यार। चले अब उसके बाद ठीक है, ये एक नया ट्रेंड है कि फिर उसके बाद आप कंपनीज को गाली दे लो कि यार उन्होंने गलत किया मेरे साथ। यार वो पैसे दे रही है, वो काम करवाएंगे, सीधी सी बात ये है। बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आप जो भी, अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो अपना एज में कोपायलट आता है वो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, प्रीवियसली तो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, मेरा थोड़ा सा डेटाबेस का पार्ट बहुत वीक था। ठीक है, तो मेरे को कोई भी क्वेरी लिखनी थी, मैं वहाँ पे बताता था उसको, ठीक है, कि भैया ये मेरे को क्वेरी लिख दे तू। ठीक है, मैंने बहुत यूज़ किया विद ऑलमोस्ट पिछले 4 महीने से मैं डेटाबेस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता। मैंने मतलब मेरे को डेटाबेस में सिर्फ कट ऑपरेशन आते थे। ठीक है, क्रिएट कर दी, रीड कर लिया, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं पता था मेरे को, तो मैंने वो यूज़ किया। लेकिन वहाँ पे अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ तो वो कोड क्या दे रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे पता है वो कोड क्या दे रहा है चैट जीपीटी, उसका मतलब क्या, उससे क्या इफेक्ट चीज़ हो सकती है, तो मैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ आपको खुद से कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे चीज़ आती है, हाँ उसके बाद आप यूज़ करो चैट जीपीटी वगैरह को, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी कोड जनरेटर को आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ रहा है कि वो जो आपको जो प्रॉम्प्ट में का जो आंसर मिल रहा है उसका मतलब क्या है, वो कोड करेगा क्या, कैसे एक्जैक्टली वो वर्क करेगा। अगर आपको वो समझ में आ रहा है, आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि अगर इससे कुछ गड़बड़ होती है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो यूज़ कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जितने भी अपने पास कोड जनरेटर टूल्स हैं हमारे साथ में। वेल सेड विशाल, वेल सेड। मतलब यही मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि, और जनरली यही होता है। और जो आपने एक बहुत अच्छी चीज इसमें बताई ना कि यार लोगों के जॉब क्यों जा रहे हैं, मतलब वो यही नहीं समझ रहे हैं कि यार अगर टूल कोई बना हुआ है तो टूल इस चीज के लिए नहीं कि यार उठाओ और चिपका दो। मतलब उसको एक्चुअली उनको एक ऐसा एक टूल जैसे ही यूज करना चाहिए, बट स्किल्स आपके होना चाहिए उसको। स्किल्स नहीं है और आप टूल को यूज करे चले जा रहे हो, तो डेफिनेटली वही अपने हाथ पर काटने वाली बात हो जाएगी। सो यस, वेरी गुड विशाल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुआ क्या, अभी रिसेंटली मैं कुछ काम कर रहा था, राइट। तो एक टेबल में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वहाँ पे डेटा मैंने एंटर कर दिया। ठीक, अब मैंने उस कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, हाँ ठीक है, लास्ट रो को मैंने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो इंसर्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी इंसर्ट करके कॉन्सेप्ट होता है अपने पास डेटाबेस में, राइट। अब मैंने ठीक है, मैंने जैसे मैंने बताया कि मैं कोपायलट यूज़ करता हूँ, ठीक है, एज वाला, तो मैंने उसमें डाल दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अब उसने मेरे को बता दिया कि आप ये कर लो, वो कर लो। आखिरी में उसने बताया कि एक काम करो, इस टेबल का पूरा डेटा किसी दूसरी टेबल में कॉपी करो, इस टेबल को डिलीट कर दो, फिर टेबल को रीनेम कर दो, फिर एंटर कर लो, हो जाएगा। दैट वर्क, दैट वर्क। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी, जो गलती थी, वो मेरी ये थी कि यार अगर मैं वहाँ पे आइडेंटिटी इंसर्ट मुझे पता होता तो मैं इजीली काम हो जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर चलो ठीक है, वो तो भाई मतलब अपने क्या होता है डेवलपमेंट में, आपको पता है कि सबसे पहले अपना डेव एनवायरनमेंट आता है। ठीक है, तो डेव एनवायरनमेंट था तो मैंने ऐसा सर्कस कर लिया। अगर मैं ये चीज़ प्रोडक्शन में कर देता तो मैंने 11 बजे ये हरकत करी होती, 12 बजे मेरे पास मेरा रेजिग्नेशन लेटर आ चुका होता, मेरे को फायर कर चुके होते। प्रोडक्शन में ऐसा होता है। तो अगर नहीं पता है कि वो कोड क्या दे रहा है, क्या चल रहा है कोड में, तो मत ही यूज़ करो भाई, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो कोड है इसका एक्जैक्टली मतलब क्या है, इससे क्या इफेक्ट हो जाएगा।
हाँ, ये वैसी बात होगी ना कि यार वो हवाई जहाज में लोग बाग सफर कर रहे हैं, वहां पे 3 बटन बनी हुई है, लाल बटन दबाओ, पीली पे दबाओ, हरी दबाओ। आपको पता तो हो कौन सी कब दबाना है। ये तो उठा के आपको बाहर फेंक दिया जा रहा एग्जैक्टली है। करेक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस दिन यही होते होते रह गया। राइट राइट। आपके मतलब जो भी एग्जांपल्स हैं या जो आपके रियल टाइम आप चीजें बता रहे हो ना, इट इज एक्चुअली कनेक्टिंग द कंसेप्ट्स डायरेक्टली। सो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। विशाल, एक चीज और बताओ, अपन जैसे अभी आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट और कोडिंग के बारे में काफी सारी बातें करी हुई थी अपन लोगों ने, तो मतलब लोग बाग ये भी जानना चाहते हैं यार कि अभी क्या होता है, अगर जैसे मैं फ्रेशर्स के बारे में बात करूं, वो लोग कोडिंग कर दे रहे हैं, कहीं पे भी कोई सा भी वेरिएबल बना दे रहे हैं, कहीं पे लोकल स्कोप है तो लोकल स्कोप में कुछ भी लिख दे रहे हैं, ग्लोबल स्कोप में आईजे के ऐसे वेरिएबल्स बना के छोड़ देते हैं, नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं होते हैं। तो मतलब जो बेस्ट कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्लीन कोड प्रैक्टिस जो होती है, जो कंसेप्ट होते हैं जैसे ड्राई प्रिंसिपल हुआ, या और भी बहुत सारे कंसेप्ट चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट होते हैं, इनकी यूटिलिटी क्या है और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, क्यों इस पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता ओके ओके। सो यार पहली चीज़ जो एक एक छोटी सी चीज़ें शुरू है? करता हूँ। राइट। जब कोई बंदा कोडिंग सीखता हम्म है तो उसके माइंड में किस तरीके से चीज़ें हम्म होती हैं। देखो, हम्म जब मैंने फर्स्ट टाइम फंक्शंस बनाना सीखे तो मेरे माइंड में ये था कि यार अब ऑब्वियस चीज़ कॉलेज वगैरह में आपको वो 2 नंबर ऑफ एडिशन का ही फंक्शन बनवाना सिखाएंगे शुरू हम्म शुरू में। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये 2 नंबर ऐड करने का फंक्शन तो मैं मेन फंक्शन में लिख देता, क्या फ़र्क पड़ गया। करेक्ट। पर चलो फंक्शंस एक बार के लिए चलो somehow I मैंने डाइजेस्ट कर लिया। हम्म अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आया तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी ने वो बनाया होगा कि एक स्टूडेंट का डेटा ले हम्म लो, स्टूडेंट के डेटा को प्रिंट कर हम्म दो। ये प्रोग्राम हर किसी ने बनाया होगा, ठीक है। तो मेरे माइंड में यही था कि यार ये क्या फालतू सर्कस चल रहा है। मैं तो यहाँ यहीं पे वेरिएबल बना लेता मेन फंक्शन में प्रिंट करवा देता, या नॉर्मल फंक्शन से भी ये चीज़ कर लेता, तो क्यों यूज़ करनी है। करेक्ट। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की असली प्रोग्रामिंग तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आपके कोड की लेंथ 1000 लाइन से ऊपर नहीं हो। हम्म जिस दिन आपने 1000 लाइन से ऊपर का कोड लिखना सीख लिया, उस दिन आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या नीड होती है, हम्म ठीक है। उसके अलावा ये वेरिएबल्स वगैरह वाला का देखो ऐसा होता है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं काम कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। मेरे साथ डेफिनेटली मेरा दूसरा डेवलपर भी काम कर रहा होगा। हम्म तो मैंने आई नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। हम्म अब वो आई करेगा क्या, ये मुझे पता है, उस अगले बंदे को थोड़ी पता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम्म ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो क्या आती है कि कई लोग बोलते हैं कि यार कोड में कमेंट्स लिख दो। हम्म ठीक है, आप कोड में कमेंट्स लिख दोगे, चलो मैंने मान लिया आपने वेरिएबल बनाया है आई, ये किसी लूप का हम्म काउंटर है या कोई वैल्यू होल्ड कर रहा है, आपने बना दिया, आपने कमेंट लिख दिया। हम्म लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे जहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ये देखूंगा कि मेरे को अच्छा डेटाबेस का रेफरेंस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वहाँ पे लिखूंगा डीबी रेफरेंस या डीबी समथिंग कुछ रेफरेंस कुछ ऐसा मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। करेक्ट करेक्ट। तो अब मैं ये बताओ मेरे को, अगर आपने डेटाबेस के रेफरेंस का ऑब्जेक्ट का नाम लिख रखा है ए, और कोई दूसरा बंदा कोड कर रहा है वो डीबी रेफरेंस या डीबी रेफरेंस कुछ ना कुछ लिख के ट्राई करेगा वो, तो कि क्या नाम है वेरिएबल का, उसको मिल ही नहीं रहा है। हम्म ठीक है, आपने ए लिख के रख रखा है, तो आपकी वेरिएबल की वो कमेंट बाद में पड़ेगा जब उसको पहले वो वेरिएबल मिलेगा। सही है। करेक्ट। मेरे हिसाब से डेटाबेस रेफरेंस का ऑब्जेक्ट है तो डेटाबेस रेफरेंस से रिलेटेड कोई उसका नाम होना चाहिए। जब हम्म तक मुझे वो वेरिएबल मिलेगा तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी, प्रोजेक्ट डिले हो चुका होगा। और जब प्रोजेक्ट डिले हो चुका होगा तब वहाँ पे ये चीज़ निकल के आएगी कि सर बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करी गई यहाँ पे, हम्म वेरिएबल्स के नेम उल्टे सीधे थे, ठीक है। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है और करेक्ट फिर अप्रेजल के टाइम पे सबसे बड़ा इशू आता है। देखो बात करेक्ट ये है, करेक्ट करेक्ट। अब देखो क्लासेस के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे आपको पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड वर्ड का लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट लेटर। ठीक है, आप इस चीज़ को मत फॉलो करो, आप फर्स्ट लेटर स्मॉल कर दो, वो क्लास बनने से थोड़ी मना करेगी, नहीं ना। हम्म लेकिन अब मैं कोड कर रहा हूँ और मैंने कहीं पे गलती से अगर स्मॉल में लिख दिया, ठीक है, वर्ड, और फंक्शन की जगह क्लास का नाम उठ के आ गया, क्लास इंपोर्ट हो गई जावा में, तो अब वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि किसी दूसरे डेवलपर ने उल्टा सीधे काम किया है। मैं अपने हिसाब से स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ यार, इस तरीके से अपन क्लासेस वगैरह कोड लिखते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कोड लिखने के लिए। करेक्ट। तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो करनी चाहिए ताकि 10 लोग काम कर रहे हो तो 10 लोगों को पता हो कि यार हाँ ये रूल्स अपन बना के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें, आप किसी भी कंट्री में ले लो, अगर आप वो कंट्री कैसे चलती है, जब वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तभी वो चलती है। करेक्ट। तो प्रोजेक्ट भी तभी चलेगा तब कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। हम्म तो ये चीज़ है, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमेशा फॉलो किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ जो मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि यार बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ रखी तो यही बेस्ट प्रैक्टिस है। सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे ये करते हो। देखो,
हर किसी प्रोजेक्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, हर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। एब्सोल्युटली। कुछ लोग फॉलो करते हैं कि यार वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से चालू करना है। अब उस प्रोजेक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस है तो है, पहले प्रोजेक्ट के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के हिसाब से ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अपन फॉलो करने वाले हैं, ये कन्वेंशन अपन फॉलो करने वाले हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आपको वो डॉक्यूमेंट फॉलो करना चाहिए ताकि आप सब लोग सेम पेज पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली कई जगह पे देखा है इंटरफेस बनाया जाता है तो आई से उसको डिनोट कर दिया जाता है। कई जगह पे अगर हम लोग जैसे सपोज एम्प्लॉय, मेरे को रिपोजिटरी बनानी है तो मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी लिख दूंगा। कई जगह पे लिखा जाता है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी या आई एम्प्लॉय सर्विस। इस तरीके से करके हम उसका इंटरफेस बनाते हैं। तो जो आप बता रहे हो करेक्ट है कि हर प्रोजेक्ट की हर एक चीज की अपनी एक अलग नीड है। जैसे इंडिया में हम राइट हैंड साइड पे भाई गाड़ी चला रहे हैं, अमेरिका में आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो उनके रूल रेगुलेशंस अलग है, हमारे रूल रेगुलेशंस अलग है। एब्सोल्युटली। और एग्जैक्टली। वेरिएबल या नेमिंग कन्वेंशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे कोई पंकज की जगह पे एबीसीडी बोलेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा है यार। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बताओ विशाल कि जब आप कोड, बहुत सारा कोड लिख रहे हो, आपने जैसे अभी बोला कि यार हजारों लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, 10 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, तो आप अकेले तो काम कर नहीं रहे हो। आप अकेले अगर कोई एक सिंगल हैंडेडली कोड लिखते तो आपकी मशीन ही ओके थी, सब कुछ वहीं पे कर लो आप। बट कई बार क्या होता है कि आप कोड लिख रहे हो और जब 10 लोग एक साथ मिलकर करते हैं तो एक टर्म आती है जो बिल्कुल आपने भी देखी होगा, सीआईसीडी बोलते हैं जिसको। तो ये सीआईसीडी क्या है और इसके लिए किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इसको भी थोड़ा सा अगर समझा दो तो इट विल बी गुड। ओके ओके ओके। सो देखो CI/CD के लिए पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी, आजकल बहुत सारी कंपनी के अंदर सीधा डेवलप्स इंजीनियर होता है, ठीक है। तो डेवलपर्स के वो चीज़ ऊपर नहीं आती है, ठीक है। डेवलपर्स को बता दिया जाता है आपको किस तरीके से काम करना है, बाकी सब चीज़ें डेवलप्स इंजीनियर कर रहा होता है, ओके। ठीक है। बट कई जगह नहीं भी होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि CI/CD का सिंपल, अगर मैं इन जनरल मतलब ठीक है, अपन पूरा टेक्निकल नहीं जाके अगर मैं इन जनरल बात करूँ, जो नॉर्मल बंदे हैं जो कॉलेज वगैरह में, उनके लिए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं कि ये कोड लिखा लिखा लिखा, आखिरी में जाके जब पूरा प्रोजेक्ट बन गया जो मैंने सोचा था डे 1 के ऊपर, फिर मैं उसको लाइव करूंगा, ठीक है। यही होता है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री में चलते हैं फेजेस, ठीक है। आज ये कुछ बनाया है, इसकी ये होता है कि इसको कंप्लीट आप टेस्ट कर लो, कंप्लीटली ये चीज़ चलनी चाहिए, फिर वो जाएगी लाइव। लाइव का मतलब हो गया कि फिर उसको डायरेक्ट लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एक यहाँ पे चीज़ होती है कि आप कंटिन्यूसली चीज़ों को डेवलप करते जा रहे हो, टेस्ट करते जा रहे हो, प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, फिर आपको उसको प्रोडक्शन में पुश कर देना है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप नॉर्मल जनता के लिए, आप जिनके लिए भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो डायरेक्टली उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब वही चीज़ आती है कि आप यहाँ पे गड़बड़ क्या कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले फेसबुक के ऊपर मेरे को शॉर्ट्स जो आते हैं ना, वो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ खाली टाइम के अंदर, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से उसका इंटरफेस बदल गया चलते चलते, ठीक है। अचानक से चलते चलते इंटरफेस बदल गया उसका कंप्लीटली, और थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही वापस उसका पुराना आ गया, ठीक, पुराना इंटरफेस आ गया, फिर 2-3 दिन बाद वापस नया आ गया। तो ऐसे सर्कस नहीं होने चाहिए वहाँ पे। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, कुछ चीज़ को आप डिलीवर कर रहे हो, तो वो 100% वर्क करनी चाहिए। बाद में ये नहीं होनी चाहिए कि यार इसमें ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ मेरे को पकड़ी नहीं मैंने, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। सो इसके लिए अपने वो डेली स्टैंड अप और डेली डिस्कशंस ये सब कुछ होना जरूरी रहता है, राइट? क्योंकि हाँ, डेली स्टैंड अप तो मतलब एक तरीके से ये है कि आपको पता होता है कि हाँ आज करना क्या है, आज का एजेंडा क्या है, कितना कल अपन ने कर लिया था, आप कहाँ से शुरू करना है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें एक चीज बताओ ना यार, मतलब जैसे आज हमारे साथ में भी होता है काफी कुछ कि यार 9 घंटे का जॉब होता है, जाते हैं काम करते हैं, पता चलता है कि यार वो 9 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे का जॉब हो जा रहा है कई बार। तो लाइफ भी जो अपने मतलब जो पर्सनल लाइफ रहती है कई बार वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑफिस का काम घर पे आ रहा है, यहाँ से अपन उधर की टेंशन उधर ले जाते। तो आपके साथ में भी अभी ऐसा होता है क्या? मतलब कभी ऐसा लगता है कि यार ऑफिस का बहुत सारा काम इधर आ रहा है घर पे? देखो यार, इसका मैं ना एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप कोडिंग एंजॉय करते हो तभी इस फील्ड में जाओ, क्योंकि ये चीज़ तो होनी है, ठीक है। कई लोग आपको बोलते हैं कि घर आ जाओ फिर फ़ोन ही मत उठाओ, फ़ोन बंद कर दो, तो ये सारी चीज़ें देखो चलती नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, कई बार ऑफिस में भी ऐसा होता है काम नहीं होता, सही है सही है। फिर भी स्टिल दे आर पेइंग यू ना। करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड। तो आपको समझना पड़ेगा कि काम की आपको इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, ठीक है।
अब मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बैंकिंग का प्रोजेक्ट एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे लाखों का ट्रांजेक्शन हो रहा है पर डे के अंदर, करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। हम्म। अब ऑब्वियस सी चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आधा घंटा अगर मैंने ज़्यादा काम कर लिया तो मेरे को पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑफिस में कई बार क्या होता है कि कोई फेस्टिवल है, कुछ काम नहीं होता सुबह से जाके, हम्म। हम्म। तो ये भी होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि आप ये नहीं कर सकते हो कि बस इतना घंटा काम कर ले, इसके बाद फ़ोन नहीं उठाना, इसके बाद काम ही नहीं करना है, हम्म। इसके बाद कभी घर पे काम नहीं हम्म। करना। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसी है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ ही ले लो यार, ठीक है। हम्म। आप जब आप जैसे स्कूल क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप नॉर्मल डेज के अंदर थोड़ा कम पढ़ते हो, लेकिन जैसे एग्जाम आ गया आप ज़्यादा पढ़ते हो ना। करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज़ वही है, अगर काम का प्रेशर आ गया तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, 15 दिन बाद वही आपकी नॉर्मल लाइफ, आपको ऑफिस में भी टाइम मिल जाएगा। हम्म। अगर मैं अपनी बात हम्म। करूँ तो सम टाइम मेरे को मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आधे घंटे में लंच करके आता हूँ, हम्म। ठीक है। सम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि 1 घंटे का लंच प्लस उसके बाद 1 1 घंटे का हम टी ब्रेक ले रहे हैं। हम्म। हम्म। तो अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो, तो आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि यार वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत है। करेक्ट। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा कि डेली सैटरडे संडे आप कोड हम्म। करो, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस हम्म। क्या है, कितना इंपॉर्टेंट वो काम करेक्ट। है। बहुत सही बताया यार आपने कि क्योंकि क्या है, हर कंपनी एक ये पॉलिसी बना के रखती है, और कंपनी वाले जहां तक मैं भी देख रहा हूँ कि यार दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक अ स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, या आपको ये बता दिया और 9 घंटे बिठा के आपको अननेसेसरली कुछ भी काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और आईटी में अपन ने बिल्कुल देखा हुआ है, और जो आप बता रहे हो, आई आई एक्चुअली एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास में है, और आप 2 घंटे का काम अगर घर पे भी आप कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही उतना काम करना है। और ये चीज ऑर्गेनाइजेशंस भी समझते हैं, और इसी से शायद वो जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आता है। कई कंपनीज के अंदर मतलब आईटी में तो लगभग मैंने हर जगह पे देखा हुआ है कि आपको कई इवेंट्स होते हैं, ऑफिसेस में आपको पार्टीज में लेके जाया जाता है, आपको टीम मीटिंग्स में रखा जाता है, आपको अलग अलग पिकनिक या ये सारी चीजें हो रही है, तो वो तो अपनी तरफ से ऑलरेडी एक आपकी वर्क को, एक लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट समटाइम्स एम्प्लॉयज इस चीज का गलत फायदा उठा लेते हैं। मतलब उनका ये रहता है, आज जैसे मैं भी देखता हूँ कि यार कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि मंडे एंड फ्राइडे आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, और आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि यार आप 3 दिन एटलीस्ट आके यहाँ पे ऑफिस से काम करो। बट उसमें भी ऐसे कई एम्प्लॉयज देखने को आए हैं मेरे को कि यार वो तो मंडे को भी गायब हो जाएंगे, ट्यूसडे को भी गायब हो जाएंगे, उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो आई थिंक उनके लिए ये वर्क लाइफ वाला फंड ही गड़बड़ है, क्योंकि कई लोग होते हैं उसका सही फायदा भी लेंगे, गलत तरीके से भी उसको लेंगे। तो यस, आई एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विथ यू कि यार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो है ही, देखो समझना पड़ेगा कि देखो कंपनी जैसे फन फ्राइडे करवाती है, हम्म। फ्राइडे जो ऑफिस जा रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए करेक्ट। क्यों करवा रहे हैं, ताकि मैं उनका वीकेंड अच्छा जाए यार। राइट, राइट। ठीक है, तो कंपनी अगर इतने एफर्ट्स डाल रही है तो आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हम्म। ठीक है। हम्म। वो बात अलग है कि देखो यार ये तो एक नया ट्रेंड है, हम्म। स्पेशली अगर अपने यहाँ पे हम्म। बात करें कि बॉस को गाली देना ट्रेंड है, ठीक है। कंपनी को गाली देना ट्रेंड है, हम्म। सबको ये लगता है कि मैं ही सबसे समझदार हूँ। हम्म। तो जहाँ पे आप इस माइंडसेट में चले गए तो वो सबसे आपके लिए गलत हो जाएगा। करेक्ट। आपको समझना पड़ेगा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप इस चीज़ को समझोगे तो आप अपनी लाइफ में ऑब्वियस चीज़ है आगे ही जाओगे। सीधी चीज़, अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हो, आप कंप्लीट कर पा रहे हो, कुछ क्रूशियल टास्क आया, आपने कहा कि चलो ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। आप ठीक है, आपने किसी दिन 11 बजे तक कंपनी में रुक के आपने काम कर दिया, ठीक है। तो हाँ, कंपनी को ये पता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आपको पे भी अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे मतलब किसी के साथ हो नहीं लेकिन किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो कंपनी आपको बोलती है ठीक है आज आप ऑफिस मत आओ, चाहे कितना इंपॉर्टेंट टास्क हो करेक्ट, आपके लिए। करेक्ट, करेक्ट। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि यार आप जैसा उनके साथ बिहेव करोगे फिर आपके साथ भी आगे वैसे ही बिहेव होगा। तो ये चीज़ है। नहीं, नहीं, आई एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड इवन the organization where I'm working, they are, I'm the live example of that particular thing. काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ में भी लाइफ में, जिसमें मेरे को कंपनी से, अपने मैनेजर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, और वो सपोर्ट के चलते ही आज ये चीजें होती है कि नहीं यार, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क दैट इज गिवन टू मी। सो यस, राइटली सेड विशाल। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है मेरे, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सो जैसे ये बोला जाता है कि यार आपको 9 घंटे का जॉब है, तो कई बच्चे क्या समझ रहे होंगे कि यार 9 घंटे तक बैठ के मेरे को कोडिंग करना है, राइट। अब जैसे आप भी एक डेवलपमेंट में हो, तो यार जो मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से आपका 4 से 5 घंटे का एक इफेक्टिव कोडिंग का टाइम होता है। आप उतना टाइम कोडिंग करते हो, फिर उसके अलावा
जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले CI/CD के बारे में बात कर रहे थे, तो एक फेज होता है भाई, आपका कोड टेस्ट होगा, आपके कोड को रिव्यू किया जाएगा, आपके कोड को पुश किया जाएगा, प्रोडक्शन मशीन पे जाएगा, टेस्टिंग टीम उसे टेस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई भी एक कोडिंग का टास्क मिलता है और उसके साथ में और 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप उनको मैनेज कैसे करते हो? बिकॉज ये सेल्फ मैनेजमेंट भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को समझना चाहिए। कई लोग इसी में फंस जाते हैं और ठीक है, ठीक। स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस है। तो अगर आप बता पाओ तो। ओके, ओके। सो ये इस चीज़ का आंसर अगर मैं एक इस तरीके से दूँ ना कि यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टिपिकली पूरे दिन में कैसे काम करता है, तो सारे आंसर हो वेरी जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डे शुरू होता है कि कुछ चीज़ अगर अपनी लास्ट डे के ऊपर रह गई थी, उसको अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गुड। मतलब लगा लो शुरू के आधा एक घंटा के अंदर डे के ऊपर अपन उसको कंप्लीट करते हैं। फिर अपना होता है स्टैंड अप, ठीक है। कुछ स्क्रम बोलते हैं, कुछ लोग स्टैंड अप बोलते हैं, कुछ लोग टच पॉइंट मीटिंग बोलते हैं, जहाँ पे हाँ भाई आज का एजेंडा डिसाइड होता है कि क्या एजेंडा है, क्या अपन ने कल किया था, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आप वहाँ पे ये बता देते हो कि हाँ भैया कल ये जो मेरे को टास्क मिला था ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, या फिर इसमें कितना प्रोग्रेस हो चुकी है, ठीक है। अगर कंप्लीट हो गया है तो वो टेस्टर के पास चला जाता है, वहाँ से उसको टेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ओके। फिर आपको आज के लिए टास्क असाइन होता है, ठीक है। फिर आप नए टास्क के ऊपर आप स्टार्ट करते हो और साइमल्टेनियसली उस जो आपने आज आपको जो कल आपने टास्क किया वो टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप उसको शुरू करते हो, टास्क को शुरू करने के बाद आप उसके ऊपर काम करो। देन आपका जैसे मैंने बताया कि आप बीच में आपका लंच वगैरह आ जाता है, ठीक है। तब तक आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भैया जो कल मैंने कोड लिखा था उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। या कहीं पे कुछ उसके टेस्ट केसेस वगैरह पता चल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 दिन पुराने कोड का भी बग आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कितना आपने काम किया है, ठीक है, उसके ऊपर। देन आपको साइमल्टेनियसली ये देखना होता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अभी के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जो काम अभी कर रहा हूँ उसमें मैं पूरा इंगेज हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप पूरा इंगेज हो तो आप इसी को कंटिन्यू करोगे। अगर जो आपको पिछले जो आपने लास्ट डे के ऊपर कोड किया उसमें कुछ बग आ गया, छोटा मोटा बग, तो आप उसको उसी टाइम पे रेप्लीकेट कर दोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसके ऊपर काम करते रहते हो, ठीक है। बीच बीच में आप टी ब्रेक्स वगैरह लेते रहते हो, कोई यहाँ पे इशू नहीं होता है, ठीक है, कि आप सारे दिन ही चेयर के ऊपर बैठे रहो। रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स भी होते हैं जो हम लेते रहते हैं, ठीक है। मतलब हर 1 घंटे के बाद आई थिंक मैं 15 मिनट तो उठ के चला जाता हूँ सिटिंग से, ठीक है, बाहर घूम के आ जाता हूँ। मेरा ऑफिस जो है SMS स्टेडियम के पास में, जो जयपुर का SMS स्टेडियम ओके। उसके पास में ही है। तो मैं तो आराम से जाके वहाँ देख रहा होता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप वापस अपनी सिटिंग के ऊपर आते हो, वापस अपना काम शुरू करते हो, फिर आप टी ब्रेक्स लेते हो, ठीक है। आप आपके फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, जो भी आपके जो ऑफिस में जो फ्रेंड्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 5 घंटे या 9 घंटे कोड कर रहे हो। वो प्रॉपर एक होता है कि काफ़ी बार आपका टाइम जाता है प्लानिंग के अंदर भी जाता है कि यार ये कोड करना है, क्या प्लानिंग होगी इसकी, ठीक है। या फिर कि यार प्रोडक्शन पे ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब अपने को इसको डिलीवर करना है, ठीक है। अब अपने को इस तरीके से डिलीवर करना है कि जो वर्किंग आवर्स हैं प्रोडक्शन के वो इम्पैक्ट नहीं हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल होता हूँ, अगर किसी शॉपिंग ऐप जैसे आप किसी शॉपिंग ऐप के ऊपर काम करो, ठीक है, जहाँ पे शॉपिंग का काम, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार अच्छा अब हमने जो प्रोडक्शन पे इश्यूज आ रहे थे उनके सॉल्यूशन बना लिए हैं। अब इसको किसी ऐसे टाइम पे डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन के ऊपर, ऐसे टाइम पे पुश करना है कि यार बिजनेस आज जो हो इम्पैक्ट नहीं हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी काफ़ी बार आप डिस्कस कर रहे होते हो, प्लान बना रहे होते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ कोड करना ही नहीं होता, बहुत कुछ चीज़ें प्लान भी करते हैं कि यार ये अपन कर लिए, इसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पूरे पूरे डे के अंदर। ऐसा नहीं होता कि बस 9 घंटे कोड ही कर रहे हो आप। वेरी गुड यार, आपने मतलब जो एक क्वेश्चन था उसको पूरी एक रूपरेखा जो इतने तरीके से आपने बताई हुई है, समझाई हुई है, तो इससे आई एम श्योर कि यार व्यूअर्स को और स्पेशली फ्रेशर्स को बहुत एक अच्छा इंसाइट मिला होगा कि यार 9 घंटे कोडिंग नहीं होती, बट बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको आपको लेके चलना पड़ता है। और उसका जो मेरी समझ से जो मुझे समझ में आता है कि यार जब आप चीजों को ये प्रायोरिटाइज कर पाते हो, चीजों को समझ पाते हो कि यार आज ये चीज मेरे लिए जरूरी है, ये वाला काम आज के लिए जरूरी है, उस हिसाब से जब आप काम करते हो तो आपको प्रेशर फील नहीं होता। जैसा कि आपने बताया कि कई बार जरूरी नहीं कि मैं पूरे दिन बैठ के कोडिंग करूंगा, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ही चल रहा है। जब तक क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर कोड ही है, वो कोड के ऊपर ही चलेगा। तो जब तक आप उसमें करेक्ट फीडिंग नहीं करोगे, करेक्ट कोड नहीं आएगा, उसका बिहेवियर उस तरीके से नहीं आने वाला है। तो वो बिहेवियर पहले अपन लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये चीज पहले मेरे को होना चाहिए, देन आई विल बी राइटिंग द कोड फॉर इट। मतलब ये नहीं हो जाए कि यार 1000 लाइन का कोड लिख दिया फिर सोच रहा हूँ यार 1000 लाइन उड़ाऊं कि क्या करूं। सो दैट विल गिव द प्रेशर टू पीपल। यस, डेफिनेटली। अच्छा, वेरी गुड यार विशाल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
अब आप अगर फ्रेशर्स के लिए कुछ सजेशंस आपके हो, या उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, डीएसए पे ज्यादा फोकस करे, वो अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ही हुआ था, अगर उसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है तो क्या करना चाहिए वो आपने बता ही दिया, बट स्टिल अगर आपके दिमाग में कुछ भी हो जो उनको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, सो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम। ओके, सो देखो, कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल आपके एंड स्टेज पे पहुँच चुके हो कि बस आपके पास 2 ही महीने बचे हैं, ठीक है, आपको जॉब लेने के लिए, तो वहाँ पे तो फिर आपका लक ही काम कर सकता है, वहाँ पे फिर कोई प्लानिंग नहीं काम करेगी, ठीक है, क्योंकि आप उस जगह के ऊपर आप आ चुके हो जहाँ से कोई रिवर्ट बैक नहीं है, करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट। बट इफ़ यू हैव इनफ टाइम तो उस केस में मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को ये करना है या मेरे को ऐप बनानी है, वेबसाइट बनानी है, मेरे को डेटाबेस डेवलपर बनना है, डीबी एडमिन बनना है, या ठीक है आपको नेटवर्किंग के साइड में जाना है। फर्स्ट आप एक्सप्लोर करो यार, ठीक है। आप महीना भर ले लो, 1.5-2 महीने ले लो अपने, कि सारी चीज़ें ट्राई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझे समझ में आती है, फिर इस चीज़ में मुझे जाना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको आपने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप खुद से ही उस चीज़ को पढ़ो, ठीक है। आप यूट्यूब से पढ़ो, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, मीडियम के ऊपर आप जा सकते हो, जीएफजी के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो उससे होगा कि आपको एग्जैक्टली होता है कि जब खुद पढ़ते हैं ना बिना किसी कोर्स के, तो उसमें क्या होता है कि 50 एरर्स और आती हैं, करेक्ट। तो फिर आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते टाइम ये चीज़ पता चल जाती है कि यार ये काम कर भी पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। ओके। अगर आप कोई कोर्स ले लेते हो तो वहाँ पे तो क्या होता है कि यार वो इंस्ट्रक्टर बता रहा ना, आप वो काम करते हो तो वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, फिर आपको पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। फिर आप अच्छे से उसके ऊपर 1.5 साल काम करो, उसमें मास्टरी करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने एक बार फिगर आउट कर लिया मुझे ये चीज़ करनी है, तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि लोग यूट्यूब से प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको रिज्यूमे में डाल देते हैं, गिटअप पे डाल देते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वो कर रहे हो तो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो। तो सेकंड, आपने फर्स्ट चीज़ अपना जो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया वो फिगर आउट कर लिया, देन उसके बाद आपने उसके ऊपर अच्छे से काम कर लिया, ठीक है। नाउ अब उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है 6 महीने बाद अब मेरे प्लेसमेंट्स हैं, तो अब एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो आपने अपना टेक्स्ट टेक प्रिपेयर किया हुआ है जो भी था आपका, उसमें से आपने ढंग की चीज़ें छाटी हुई कि यार ये प्रोजेक्ट्स में लेके जाने वाला हूँ। लर्निंग के फेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सारे नहीं लेके जाने, ठीक है। आप जा रहे हो किसी किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने, आप वहाँ पे बोल रहे हो कि मैंने ये टू डू एप्लीकेशन बनाई हुई है, वो काम नहीं करने, ठीक है। आपने फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ मेरे को लेके चलनी है साथ के अंदर, किन किन चीज़ों को मेरे को छोड़ना है, क्योंकि जब लर्निंग करो तो 50 चीज़ें और सीख रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को आपने छोड़ देना। फिर आपने आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपके जो भी आप शुरू करने वाले उसके पहले कि जब जॉब लेने जाने वाले तो बिफोर 6 मंथ्स कि टेक स्टैक आपका हो चुका है, फिर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर आप अच्छे से फोकस करो, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना है, देन उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये होता है कि कई बार अपन क्या करते हैं कि इंटरव्यू के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ क्या कर देते हैं, अपन कुछ ज़्यादा ही आंसर करने की कोशिश कर जाते हैं, उसमें क्या तो कुछ नहीं बता पाते हैं। जैसे अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ तो मैं कंसल्टेंट का मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन हुआ था जावा में इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जावा नहीं बोला था, बस उन्होंने पूछा था इंटरफेस क्या होता है। तो एक इंटरफेस होता है जो कि अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में होता है, एक इंटरफेस होता है जावा के अंदर होता है। तो मैं इतना हड़बड़ा गया कि मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। मैं जावा का इंटरफेस बताते मैं ये वाला इंटरफेस बताने लग गया कि एक इंटरफेस ये भी होता है। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और आपको जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो पहले ये चीज़ फिगर आउट कर लो कि वो कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम करती है, ठीक है। अगर आप उससे रिलेटेड आंसर दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मैं वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मेरे को ऐप डेवलपमेंट आता है, मैं ऐप डेवलपमेंट का आंसर दे रहा हूँ, तो जब तक इंटरव्यू रिलेट ही नहीं करेगा तो वो कैसे काम चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका इंटरव्यू जो बंदा ले रहा है ना, उसको जो आता है ना वो पूछेगा उसी में से। वेरी वेल। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैं किसी को भी फॉलो कर लूँ, कोई भी वेबसाइट देख लूँ, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो कि यार ये 50 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंटरव्यू का आता है उसी से पूछेगा, अपने नॉलेज से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उसका नॉलेज क्या आपको कैसे पता चलेगा कि यार कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम करती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये इस फील्ड में काम करता है, तो डेफिनेटली अगर इस फील्ड से रिलेटेड मैं इसको आंसर दूंगा तो ये अपने काम से कनेक्ट कर पाएगा, तो चांसेस बढ़ेंगे। एक और जो
टिप मैं कह सकता हूँ जो मतलब मेरे को लगता है कि यार काम कर सकती है आपके लिए, वो ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू एग्जैक्टली कौन पर्सन लेने वाला है, हम्म ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज में तो क्या होता है, मेल आता है कि यार ये पर्सन आपका इंटरव्यू लेंगे, उसमें सारा कुछ आता है, ठीक है। सीसी के अंदर बंदा पता चल जाता है कौन इंटरव्यू लेने वाला है, या कभी कभी टाइटल भी आ जाता है कि विशाल इंटरव्यू विद दिस पर्सन, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उस जो आपका इंटरव्यू उसकी आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, तो वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगी अच्छा ये जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला है ये किस फील्ड से है, बहुत क्या बढ़िया। इसको आता है, क्या क्या चीज़ें जानता है। तो अगर आप, अब वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार जो अगला इंटरव्यू अगर वो किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छा है, जैसे मैं अगर बात करूँ कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है जावा का, ठीक है। अब मुझे जावा थोड़ी सी आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा इसको जावा आती है, मैं भी जावा में आंसर देता हूँ, लेकिन मेरे को जावा कम आती है, तो वहाँ पे मैं फंस जाऊंगा करेक्ट करेक्ट। क्योंकि उसको बहुत अच्छे से आती है। तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इन्होंने इतना पढ़ रखा है, क्योंकि वो सब लोग लिख के रखते हैं कि हाँ कितना आता है, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ, तो फिर आप वहाँ पे वो कोरिलेशन बना के चल सकते हो। जो इंटरव्यू को अच्छे से आता है, अगर आपको भी अच्छे से आता है, तो ट्राई करो कि कम्युनिकेशन उसके रिगार्डिंग रखो, आप उस टेक्नोलॉजी के उस टॉपिक के रिलेटेड रखो, करेक्ट। क्योंकि वो अपने नॉलेज में से पूछेगा, वो टेक्नोलॉजी उसको अच्छे से आती है और आप भी उसी टेक्नोलॉजी में से जवाब दे रहे हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और कभी भी मैंने एक दो चीज़ें और देखी हैं, कभी कभी क्या होता है कि कई लोग ना इंटरव्यूअर को मतलब एक जो मैं देखता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि आप इंटरव्यू से आखिरी में ऐसा सवाल पूछ लो कि यार आप कुछ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बता सकते हो क्या, या फिर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, वो एक होता है ना आखिरी वाला क्वेश्चन। नेगेटिव आ जाता तो कई हो लोग सोचते हैं कि वो मैं नहीं, कई लोग पूछते हैं कि वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो मैं बहुत ऐसा लगेगा कि मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ, और मेरा इंटरव्यू के चांस, मेरे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यार उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना, उससे पहले ही पहली चीज़, इंटरव्यू और एचआर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एचआर हमको पहले बता के रखता है कि इन सब चीज़ों का आंसर क्या देना है, तो वो पूछो मत पूछो, बात वही है, ठीक है। कोई भी आपको मुंह पे ये नहीं बोलोगे आप बहुत घटिया इंटरव्यू दे रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, चाहे आप ये करके आ जाओ, आपको कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल। क्योंकि पहले ही बताया जाता है, राइट। ये पहले ही बताया जाता है। तो ऐसी चीजें पूछ के आप बहुत कुछ अलग चीज नहीं कर दे रहे हो कि यार मैंने तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरव्यू सोचेगा वाह यार कितना इंटेलिजेंट करेक्ट। बंदा, कितना जानना चाह रहा है चीजों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फिर एचआर को ऐसे ऐसे मैसेज नहीं करना, जैसे मेरे एचआर ने मेरे साथ शेयर किया था, उन्होंने किसी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि वी विल गेट बैक टू यू, ठीक। अब ठीक है, कई लोग इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं, बट ठीक है, लेकिन एक बंदे ने क्या किया, उनको मैसेज भेजा कि एनी अपडेट क्वेश्चन मार्क, फिर एचआर ने 2 दिन रिप्लाई नहीं किया, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एचआर को ये क्या आंसर हो, एनी अपडेट्स क्वेश्चन मार्क, एक अच्छा मैसेज भेजो यार। करेक्ट करेक्ट। आप कॉर्पोरेट में जॉब लेने जाते हो, कॉर्पोरेट के हिसाब से होना चाहिए कि मतलब आप कह सकते हो कि मैं समझ सकता हूँ आप अपने काम में बिजी होंगे, बट इस तरीके से आप मैसेज भेजो अच्छा सा, सही है। ताकि अगले का भी रिप्लाई करने का मन करे, क्योंकि करेक्ट। समझना पड़ेगा जो बंदा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है ना, उसके पास इतना इतना खाली टाइम नहीं है आपके कि यार वो इमोजीज को समझे। किसी भी मैसेज का रिप्लाई करेगा। आपके इमोजीज को हाँ, समझे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। करेक्ट। अब कई लोग सोचते हैं कि रेफरल नहीं मिलते हमको, ठीक है। अब यार मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा आपको रेफरल क्यों देगा? तो वहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखो रेफरल तो बंदा इसलिए देगा क्योंकि कंपनीज में रेफरल करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो कोई रेफरल नहीं सही देगा, है सही है। भले उसको पैसे मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजेक्ट होते हो तो अगले की क्रेडिबिलिटी खराब होती है कि ये बंदा खराब कैंडिडेट लेके आता है, इसके कैंडिडेट्स को कुछ नहीं सही है आता है। सही है। तो पहले स्किल सीख लो, हम्म फिर उसके बाद आप रेफरल मांगने जाओ। मैं बहुत सारे बंदों को देखता हूँ 15 दिन में होता है टेक्नोलॉजी सीखने, बोलते हैं भैया मैंने ये प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, मेरे को रेफरल दे दो। यार मैं रेफरल कर दूंगा, पर मेरा इंप्रेशन खराब होता है कंपनी में कि यार ये ऐसे बंदे लेके आते हैं जिनको कुछ नहीं आता नहीं ही नहीं। जरूरी है यार, आप जो बता रहे हो, वी आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर केस, और हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपनी साख को या अपनी इमेज को बनाने में बहुत समय लगता है, और एक बंदा ऐसा कोई आ जाए जो हमारी इमेज को 2 मिनट में उड़ा दे, तो विल बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। यस। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि यार भाई मेरा ना रेफरल लगा दे, और मेरा काफ़ी फ्रेंड था, ठीक है। तो अब जब आपका फ्रेंड ही होता है, ठीक है, आप जिसके साथ बाइक पे घूमे, अगर उस तरह का फ्रेंड होता है तो आप क्या करते हो, देखते नहीं हो कि हाँ इसका रिज्यूमे में क्या है क्या नहीं, आप सीधा रेफरल आप भेज देते हो। उस बंदे ने कॉलेज का नाम गलत लिख रखा था अरे बाबा। रिज्यूमे के अंदर। अब ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो कोई आपको रेफरल नहीं देगा, करेक्ट है। राइट। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। और रेफरल भी कई लोग मतलब बैगिंग की तरह बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे रेफरल दे दे, ऐसे नहीं हाँ, होता है स्किल यार। आप उसको स्किल्स बताओ यार आपके ये चीज़ होने मुझे आती चाहिए, है। डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। देन डेफिनेटली आपका भी कोई एक अच्छा दोस्त होगा जो जो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जानता है, तो आप खुद ही उसको बिना बोले ही बोलोगे कि चला मेरे पास में, मेरी कंपनी में ओपनिंग है, यू कैन ज्वाइन ओवर देयर। यस। एग्जैक्टली, आप किसी रेफरल मांगो तो आप उसको स्किल बताओगे यार भैया मुझे ये आता है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं,
ये मेरा टेक्स्ट हम्म। रहेगा, अगर कोई ओपनिंग हो तो बताओ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लेनी बहुत चाहिए। बहुत बढ़िया विशाल, आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि जितने लोगों ने ये देखा होगा या जो भी देख रहे हैं इसको, सो उनको भी काफी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे और काफी कुछ लर्निंग मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस फॉर लिसनिंग मी एंड लेट मी आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू यू. Thank you very much. And if our audience will like some more things from your side, they can let us know, and we'll definitely reach out to you for the more podcast. Thank you very much, Vishal. श्योर श्योर Namaskar. श्योर।